નમસ્કાર. સવાલ 100% સાથે હું છું આપની સાથે કૃષ્ણા. પાકિસ્તાનની હકીકતની આંખો દેખી. આજે કેટલાક એવા સવાલ કરવાના છે, એવા લોકોને કરવાના છે કે જે આપણને પીડા આપી જશે. તેઓ આ વર્ષની આ ક્ષણની વર્ષોથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા અને વર્ષોથી એ વાતનો આજે અંત આવ્યો છે, જ્યારે શરણાર્થી મટીને તેઓ આખરે ભારતીય બન્યા છે. 108 લોકો માટે આજનો દિવસ કદાચ હોળી દિવાળી કરતાં પણ વધારે મોટો છે, કોઈ તહેવાર કરતાં પણ વધારે મોટો છે. ભયાનક વર્તમાન અને ભવિષ્યના ડરથી પાકિસ્તાન છોડીને અત્યાર સુધી હજારો લોકો ભારતમાં આવ્યા છે, એક બહેતર ભવિષ્યની આશા સાથે, જેઓ ભાગ્ય બદલવા માટે ભારત આવી રહ્યા છે. ઘણા વર્ષોથી તેઓ ભારતમાં શરણાર્થી હતા, પરંતુ આખરે આજે તેઓ ભારતીય બની ગયા છે. સૌથી પહેલા એ લોકોની દાસ્તાન સાંભળી લઈએ એમના શબ્દોમાં. मैं पाकिस्तान में 5 इयर्स तक थी और मेरे को यहाँ पे आए हुए 11 इयर्स हो गए हैं. उधर बहुत गर्ल्स को फ्रीडम नहीं है और वो बाहर जाते तो भी किडनैपिंग के केसेस और वो सब सुन के, तो इस वजह से हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज था. उसके बाद यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा फ्रीडम है एज अ गर्ल और वहाँ पे पढ़ाई के लिए भी मतलब 10th के बाद ड्रॉप मोस्टली गर्ल्स को ड्रॉप करवा देते हैं. यहाँ पे आके हमारी मर्ज़ी, हमको जितना भी ग्रेजुएशन और वो सब करने के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास यहाँ पे, वहाँ से कंपैरेटिवली. यहाँ पे हमको लगभग 11 से 12 साल हो चुके हैं और यहाँ का माहौल पाकिस्तान से तो बहुत अच्छा है. वहाँ पे हम घर के बाहर नहीं निकल सकते थे और यहाँ पे तो हम कभी भी रात को भी घर के बाहर निकल सकते हैं और कभी भी निकल सकते हैं. और वहाँ की एजुकेशन मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी यहाँ की एजुकेशन अच्छी है, तो इसलिए मेरे को इंडिया अच्छा लगता है और पाकिस्तान इतना सेफ भी नहीं लगता है. देखो, मेरा जन्म पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से है और सिंध में एक सांगड़ डिस्ट्रिक्ट करके हमारा डिस्ट्रिक्ट रहता है. तो वहाँ से मैं माइग्रेट किया 2012 में और मैं इंडिया में आके अहमदाबाद में बस गया हूँ. और अहमदाबाद में हमने यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट की सहकार से और हमारे जो भी सिस्टम वाइज हमने यहाँ, मैंने और मिसेस ने नागरिकता पाई थी 2 साल पहले. और उसके बाद हमने अप्लाई किया अपने बच्चों के लिए और बच्चों को भी आज उनको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट दिए गए हैं, जिसके लिए मैं आभारी हूँ अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. તેમની આંખો અને ચહેરા પર ખુશી ઝલકાઈ રહી છે, કારણ કે રાજ્યના ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી દ્વારા અમદાવાદમાં વસતા 108 પાકિસ્તાની લઘુમતીઓને ભારતીય નાગરિકતા પત્ર એનાયત કરવામાં આવ્યું છે. હર્ષ સંઘવીએ શું કહ્યું હતું તે પણ સાંભળી લઈએ. आज अहमदाबाद में पाकिस्तान से शरणार्थी हुए 108 नागरिकों को भारत देश का नागरिकत्व बनाने का कार्यक्रम आयोजन हुआ था. ये कार्यक्रम में कुल मिला के 108 लोगों को भारत का नागरिकत्व पत्र दिया गया है. ये सभी परिवारों के चेहरे पे एक अलग ही प्रकार की खुशी आज नजर आई है. ये परिवारों ने किस प्रकार के दुख पाकिस्तान में सहे हैं અને કયા પ્રકારના દુઃખ તેઓએ સહન કર્યા અને આખરે કેવી હાલતમાં તેઓ પાકિસ્તાન છોડીને ભારતમાં આવ્યા, કેટલા વર્ષોથી ભારતમાં શરણાર્થી તરીકે રહેતા હતા અને આખરે તેમને નાગરિકતા મળી છે, તેઓ કેવું અનુભવી રહ્યા છે, આ બધી જ વાતો આપણે જાણવાની કોશિશ કરીશું એ ભારતીયતાની નાગરિકતા, એ ભારતની નાગરિકતા મેળવનાર લોકો પાસેથી. સૌથી પહેલાં આપણી સાથે સ્નેહા જોડાઈ ગયા છે. સ્નેહા, સ્વાગત છે આપનું સંદેશ ન્યૂઝમાં. સૌથી પહેલાં મારો સવાલ આપને એ છે કે આપ ક્યારે ભારતમાં આવ્યા હતા? हम 2012 में इंडिया में आए थे हम लोग. अच्छा, 2012 में आप इंडिया में आए थे. जब 2012 में इंडिया में आए तब आपकी उम्र क्या थी? 6 इयर्स. 6 इयर्स. तो स्नेहा, आपको कुछ याद है? पाकिस्तान 5 साल आप पाकिस्तान में रही होंगी, तो आपको थोड़ी सी भी याद है कि वहाँ पे आपकी ज़िंदगी क्या थी, वहाँ का माहौल कैसा था? वहाँ पे हमको ज़्यादा इतनी फ्रीडम थी नहीं. एज अ गर्ल हम घर के बाहर नहीं जा सकते थे और उसके बाद वहाँ पे जैसे हमने सुना है वहाँ पे एजुकेशनली भी मींस गर्ल को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता था. 10th के बाद मोस्टली ऐसे ड्रॉप करवा देते थे. अच्छा, तो आप किन लोगों के साथ यहाँ पे भारत में आई थी पाकिस्तान से?
मैं मेरी फैमिली के साथ, मेरे मॉम डैड और मेरे 2 भाई। अच्छा, आप अपने पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे भारत में 2012 में आए, तो आपके माता पिता आपसे बातचीत करते होंगे कि वहाँ पे क्या हाँ। मुश्किलें उनको हो रही थी, क्या हालाकी पड़ रही थी, तो क्या बताते हैं वो आपको पाकिस्तान की ज़िंदगी के बारे में? वो बस ऐसे बोलते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा फ्यूचर अच्छा नहीं है इंडिया के कंपैरिजन में। इंडिया में बहुत ज़्यादा सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा है वहाँ के कंपैरेटिव, और यहाँ पे एजुकेशनल फ्रीडम भी है, और इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छा है उधर से तो। अच्छा, महिलाओं को अगर हम देखें तो दोनों कंट्रीज में आपको बेसिक डिफरेंस क्या दिखता है? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर बेसिक हम बात डिफरेंस करें। ये है कि वहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनको फ्रीडम नहीं है, और यहाँ पे फ्रीडम है। वहाँ पे वो लोग बाहर भी नहीं निकल सकते, जैसे हम यहाँ पे कहीं पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे वो अगर बाहर जाते भी हैं तो उनको मोस्टली कवर्ड रहना होता है, और रात के टाइम पे तो नहीं जाते हैं बाहर। अच्छा, पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस में आप लोग रहते थे? हम खिपरो। अच्छा, तो वहाँ पे ऐसा था कि पाकिस्तान के बाकी जो एरिया है, प्रोविंस है, वहाँ से कुछ अलग हालात थी या ज़्यादा ही ख़राब थी, या फिर पूरे पाकिस्तान में ऐसी ही हालात है, ऐसे ही माहौल है? इतना मेरे को वहाँ के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब वहाँ पे थी। अच्छा, तो आपके माता पिता क्या कहते हैं कि जैसे आपने बताया कि 2012 में आप लोग यहाँ पे आ गए थे, तो उसके पहले आप वहाँ पे क्या करते थे? खुद का बिजनेस था या जॉब करती थी या क्या था वहाँ पे? मेरे पापा डॉक्टर है, तो वो अपना क्लिनिक प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे। अच्छा, डॉक्टर थे, वहाँ पे प्रैक्टिस भी चल रही थी, तो फिर इतना अच्छा पेशा होने के बावजूद क्यों वो इंडिया में आए? क्या हुआ था ऐसा? मोस्टली तो वो हमारी वजह से ही यहाँ पे आए, हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि वहाँ पे इतना कुछ था नहीं और वहाँ पे सेफ्टी भी नहीं थी, इसलिए वो हमारी वजह से यहाँ पे शिफ्ट हुए। अच्छा, स्नेहा, आपके जैसे ही बहुत सारे किस्से सामने आए हैं कि जो जिनकी फैमिली या जो माता पिता डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, लेकिन फिर भी वो लोग पाकिस्तान छोड़ के भारत में आ जाते हैं। अभी भी बहुत सारे घटनाएं न्यूज़ में आती है कि जब जो लघुमती है पाकिस्तान में, जो माइनॉरिटीज़ है, वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बौद्ध हो, उनके ऊपर अटैक्स किए जाते हैं। तो आपकी फैमिली के साथ क्या कभी ऐसा कुछ हुआ था? आपकी फैमिली ने बताया है आपको? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप लगभग 11 साल से यहाँ पे इंडिया में रहते हैं, नहीं। तो हाँ, तो आपकी फैमिली ने आपको बताया होगा कि दोनों हाँ। कंट्री में, अहमदाबाद में आप रहते हैं, तो दोनों कंट्री में आपको क्या डिफरेंस दिखा? अगर आप लिविंग की बात करें, लाइफ की बात करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ की, तो हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बेटर है पाकिस्तान के कंपैरेटिव। वहाँ पे एक तो मेन एक्सपेंसिव बहुत हो गया, मतलब उधर का मनी बहुत कम हो गया है, तो इसलिए उस वजह से। दूसरा, वहाँ पे किडनैपिंग के केसेस बहुत है, और वहाँ पे अगर कुछ होता भी है, जैसे किसी का मर्डर या कुछ हो भी गया, तो ज़्यादा मतलब कोई ऐसे नोटिस में नहीं करता है, कोई रिपोर्ट नहीं होती, अगर होती भी है तो भी एक्शंस नहीं लिए जाते हैं। अच्छा, तो आपकी फैमिली 2012 में इंडिया आई, उसके पहले कितने सालों से आपके फैमिली, आपके जो फोर फादर्स है, वो पाकिस्तान में रहते थे? इतना ज़्यादा मुझे उनके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, पर अभी भी मेरे 2 अंकल वहाँ पे हैं। अच्छा, आपके 2 अंकल अभी भी वहाँ पे हैं? हाँ। हाँ, तो फ़ोन से बातचीत होती होंगी ना उनके साथ? हाँ, होती है। हाँ, तो अभी जैसे न्यूज़ में आता है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, वहाँ पे एजिटेशंस भी होते हैं, आंदोलन भी करते हैं लोग, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है। तो आपके अंकल्स के साथ आपकी बातचीत होती है, वो क्या बताते हैं अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन उसके बारे में? उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है वहाँ पे ऐसे रहना, पर अभी वो भी ऐसे सोचते हैं कि वो भी इंडिया शिफ्ट हो जाए। इतना इजी वे हो गया है अभी कि यहाँ पे सब आके, क्योंकि इंडिया बेस्ट है वहाँ के रिलेटिव तो, और वहाँ पे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अभी भी। हाँ, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है वहाँ पे? आप कुछ बता पाए तो? हाँ, वहाँ पे जैसे मैंने बोला कि फ़ीमेल्स की बहुत प्रॉब्लम्स होती है, वो बाहर नहीं जा पाते, और बच्चों की किडनैपिंग की प्रॉब्लम्स होती है, तो सेफ्टी नहीं है वहाँ पे। सेफ्टी नहीं है, ये एक मेन इशू है।
दूसरी बात मैं करना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी आपसे कि हाँ, मैं- आपके अंकल है, आंटी होंगी, तो वो क्या जॉब्स कर पा रही है या क्या हो रहा है उनके साथ अभी? वो क्या महसूस करती है अभी पाकिस्तान में रह के? नहीं, अंकल का तो खुद का बिजनेस है और आंटी तो वो हाउसवाइफ ही हैं, तो वहाँ पे उनके लिए इतनी कोई अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, वहाँ पे ज़्यादा फीमेल जॉब और वो सब प्रैक्टिस नहीं कर पाती हैं। अच्छा, आप अपने उनको भाई allow नहीं होता है। हाँ, आप जब परिवार के साथ आए, आपके फैमिली में आपका भाई भी है ना? हाँ, यस। हाँ, तो वो भी मतलब जब छोटे थे तब भी आ गए थे इंडिया में, या वहाँ पे वो पाकिस्तान में उन्होंने कुछ पढ़ाई की थी? वो मेरे जो भाई है वो 6th स्टैंडर्ड तक वहाँ पे पढ़े थे। अच्छा, तो वो क्या बताते हैं कि वहाँ की सिस्टम में और यहाँ की सिस्टम में, दोनों में उनको क्या डिफरेंस दिखा है अभी तक? उनके हिसाब मतलब वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम तो पूरा मतलब वहाँ पे ज़्यादा एजुकेशनल वाइज इतना एडवांस नहीं है जितना इंडिया में एजुकेशन एडवांस है, और वहाँ पे ज़्यादा फील्ड्स नहीं है कंपैरेटिव टू इंडिया। ठीक है, बट ये एक बहुत बड़ा इशू है। ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे माइनॉरिटी जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ था एक्सपीरियंस आपके फैमिली के साथ? नहीं, मेरी फैमिली के साथ तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस अच्छा, कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं हुआ था? नहीं। अच्छा, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली थी हर फील्ड में, वो सोशल हो या इकोनॉमिक हो या कुछ भी, हर एक जगह पर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे भी मिली थी? मेल और फीमेल में ऐसे डिफरेंस तो बहुत रहता है वहाँ पे, लाइक बॉयज़ को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है और गर्ल्स को मोस्टली ना के बराबर ही मिलती है। अच्छा, कोई फ्रेंड्स होंगे, आप तो बहुत छोटी उम्र में आ गई थे, लेकिन आपके भाई के या कोई फ्रेंड्स होंगे जो अभी भी वहाँ पर है? हाँ हैं, अभी मेरी कज़िन्स भी हैं ना। अच्छा, आपकी कजिन्स भी है, तो उनकी उम्र क्या होगी अभी, स्नेहा? मोस्टली मेरे से 2 ईयर्स 16 17। 16-17। तो उनकी हालत अभी वहाँ पे क्या कैसी है? यहाँ पे जो एक लड़की है नॉर्मल लाइफ जी सकती है, एजुकेशन ले सकती है, अगर करियर अपनी खुद बनाना चाहे तो अच्छी तरह से बना सकती है, तो आपकी जो कजिन्स है वो अभी क्या कर रही है? वो अभी स्कूल में ही है, बट उनको उस बात का भी फियर होता है कि स्कूल में भी वो लोग ऐसे ज़्यादा जाते नहीं हैं, मींस मोस्टली कम ही जाते हैं, रोज़ रेगुलर डेज पे नहीं जाते हैं। अच्छा, रेगुलर डेज पे नहीं जा सकते हैं। हाँ, तो उनको क्या डर सताता है, क्यों ऐसा हो रहा है कि एजुकेशन तो बहुत बेसिक फैसिलिटी है एक इंसान की लाइफ में, अगर वो अपने आप को आगे ज़्यादा लेकर जाना चाहता है तो वो भी अगर वो लड़कियां नहीं ले पा रही है ढंग से, तो उसके पीछे के रीजंस क्या आप बता सकते हैं? उसके रीजंस तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट मोस्टली तो वही होता है कि उनको एक फियर होता है बाहर निकलने का, मोस्टली किडनैपिंग और वो सब। ठीक है स्नेहा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अशोक कुमार કિશોર ઠાકોર કે જેઓ એડવોકેટ છે અને એનજીઓ ચલાવી રહ્યા છે આ લોકો માટે, તેઓ પણ આપણી સાથે જોડાયા છે। કિશોરભાઈ, સ્વાગત છે સંદેશ ન્યૂઝમાં આપનું। સૌથી પહેલાં આપની પાસેથી એ જાણવું છે કે આપને ઘણા વર્ષો બાદ આજે વર્ષનો અંત આવ્યો છે, વાટનો અંત આવ્યો છે, આપને ભારતીય નાગરિકતા મળી હશે ઘણા બધા લોકોને, તો એ કેવું અત્યારે ફીલ કરી રહ્યા છે, કેવો અનુભવ છે એમનો? અને હું થોડો हिंदी में इजी फील करूँ छूँ। हाँ, मैं वांधो नहीं। ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग बेचारे वहाँ से आए हैं वो लोग बहुत सारी लीगली तकलीफ फील करते हैं, और जैसे जैसे मोदी जी की सरकार आई है उसके बाद ये जो यहाँ के हमारे होम मिनिस्टर संघवी जी हैं या दूसरे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से इस स्टेप को लिया है। बीइंग एडवोकेट में देख रहा हूँ बहुत अच्छे से इन्होंने परफॉर्म किया है, और जो लोगों की एक रियल नीड थी उन पे ये अपना मतलब जो पूरा उतरे हैं।
मैम अगर हम पाकिस्तान के बैकग्राउंड में जाएंगे तो वहाँ पे अभी सिचुएशन ये बहुत दर्दनाक सिचुएशन हो गई है। वहाँ पे खाने की किल्लत हो गई है, वहाँ पे पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। वहाँ पे जहाँ पे मतलब सिंधी जो नेशन है उसको थर्ड नेशन समझा जाता है, उसकी भी हिंदू जो माइनॉरिटी उसकी भी थर्ड नेशन है वहाँ पे। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जो लोग वो बिल्कुल आज भी मतलब जो रीड इंडियन या मतलब बिल्कुल गिरे हुए लोगों की तरह जीते हैं, वो बेचारे निकल के यहाँ आते हैं और यहाँ आके मतलब सरकार इसको मतलब फेवर करती है। तो ये बहुत एप्रिशिएटेबल स्टेप है इस सरकार का। ठीक है किशोर जी, आप सालों से, कितने साल से काम कर रहे हैं इन लोगों के लिए? मैं 2012 से काम कर रहा हूँ। मैं ग्रेजुएट वहाँ का था, लॉ ग्रेजुएट पाकिस्तान का था, और यहाँ से मैंने मास्टर किया है साउथ एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, और इन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। और मैंने तो अपना एक जीवन अर्पण कर लिया इन लोगों की दुख और तकलीफ़ें देख के कि हमें इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इनको फेवर कर रही है और इनको सपोर्ट कर रही है और इनको टाइम टू टाइम मतलब जो वो नेशनलिटी दे रही है। तो ये बहुत एप्रिशिएटेबल स्टेप है मैम। हाँ, प्रेजेंट पाकिस्तान की अभी की जो हालत है वो हम सब जानते हैं, लेकिन आप बहुत सारे लोगों के लिए लोगों के संपर्क में आए होंगे क्योंकि उन लोगों के लिए आप काम करते हैं। तो वो लोग किस हालत में पाकिस्तान छोड़ते हैं, क्या वजह होती है? मैम पहले बहुत ठीक था, पर अब ज़ाहिर है पार्टीशन हुआ, उसके बाद 71 में फिर एक और पार्टीशन हुआ, बांग्लादेश बना, और उसके बाद वहाँ पे जो इस्लामिनाइजेशन हुई उसके मतलब बहुत इम्पेक्ट पड़े पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे। और वहाँ पे इन्होंने पूरी एक कोशिश की इस्लामिनाइजेशन की। और मैम बीइंग स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, तो मैं तो ये कहूँगा कि जो पार्टीशन हुआ वो भी कोई नेचुरल प्रोसेस में पार्टीशन नहीं हुआ। उस टाइम के एक ऐसा इन्वायरमेंट था जहाँ पे फ्यूडलिज्म को बचाने के लिए, और यहाँ पे हिंदुस्तान में 47 में रेवोल्यूशन आ रहा था, अपना जो फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म करने के लिए उन लोगों ने फ्यूडल सिस्टम को सेटअप करने के लिए पाकिस्तान बनाया। मैं तो ये कहता हूँ, और हमें हिस्ट्री बीइंग स्टूडेंट हमें यही चीज़ें मिलती हैं। पर उसके बाद 71 के बाद जो एक मैं उसको मॉडर्न डिक्टेटर कहूँगा, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, उसने जो पाकिस्तान में इस्लामिनाइजेशन की, आज उससे मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, न फक्त पाकिस्तान की अवाम, खुद इस्टेब्लिशमेंट, खुद टेक्नोक्रेट, खुद ब्यूरोक्रेट, ये सब लोग उसकी मतलब उस इस्लामिनाइजेशन से परेशान हुए हैं। और आज जो पाकिस्तान जहाँ स्टेज पे खड़ा किया है, वो सारी की सारी मतलब जो नर्सरी लगाई थी वो जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने लगाई थी। और ये एक मतलब बहुत भयानक बाब है हिस्ट्री का। तो आज जहाँ पे आज खुद पाकिस्तान के जो भी जितने भी टेक्नोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये खुद सोच रहे हैं कि हमें ये कुछ नहीं करना चाहिए था, हमें जो पड़ोसी देश है उससे बना के रखना चाहिए था। तो आज मतलब डॉलर वहाँ नहीं होता, आज आटा वहाँ नहीं होता, आज चीनी वहाँ नहीं होती, आज लॉ ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है वो सही होता, आज ड्यूरिंग लाइन का प्रॉब्लम नहीं होता, आज कश्मीर के प्रॉब्लम नहीं होते। जितने भी पाकिस्तान के प्रॉब्लम है वो सारे के सारे मैं तो कहूँगा ज़ियाउल हक के ही पीरियड में पाकिस्तान के लिए पैदा किए गए। बिल्कुल किशोर जी, आएंगे आपके पास। એટલે લાખો લોકોનો સંઘર્ષ છે અને એ સંઘર્ષમાંથી બહાર નીકળવાની તેઓ કોશિશ કરી રહ્યા છે। આગળ પણ આપણે વાતચીત કરીશું, કારણ કે અત્યારે શું સ્થિતિમાંથી તેઓ પસાર થઈ રહ્યા છે, કેવી જદ્દોજહદ છે અને પાકિસ્તાન છોડીને તેઓ ભારત આવવા માટે મથી રહ્યા છે, કેટલા એવા લોકો છે, બધી જ વાતો વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું, સવાલોના જવાબ મેળવીશું। વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે। અત્યારે પાકિસ્તાનમાં લોકોની હાલત બદથી બદતર થઈ રહી છે, ખાસ કરીને લઘુમતીઓની, અને એ જ એક કારણ છે, એ પણ એક કારણ છે કે પાકિસ્તાન ઓક્યુપાઈડ કાશ્મીરમાં પાકિસ્તાનથી અમને આઝાદી અપાવો, ભારતમાં અમને મેળવો, આવા નારા લાગી રહ્યા છે। અને એ જ એક કારણ છે કે પાકિસ્તાન ઓક્યુપાઈડ કાશ્મીરના લોકો ભારત સાથે ભળવા માંગી રહ્યા છે, ઈચ્છી રહ્યા છે। ફરી આપણે ચર્ચા કરીશું। આપણી સાથે કિશોર ઠાકોર જોડાયેલા છે, સ્નેહા પણ જોડાયેલા છે। किशोर जी, आपने जैसे बात की कि आप 2012 से इन लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि स्नेहा ने हमको बताया कि वहाँ पे लड़कियों की, महिलाओं की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो महिलाएं क्या बोलती है जब आपके पास आती होगी, तो क्या वो दर्द बयां करती है आपके सामने? मैम ये पूरे
वहाँ के ज़ाहिर है कि इस्लामिनाइजेशन हुई है, वहाँ पे जो लेडीज़ है उसको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। और हम तो ये विश करते हैं और ये ख्वाहिश करते हैं कि जो पड़ोसी मुल्क हैं, न फ़क्त पाकिस्तान पर जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, वो मिल के अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहें। पर प्यार मोहब्बत की बात किसी के समझ में नहीं आती है, उसको क्या करते हैं। काश ऐसा होता जैसे यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है या यूनाइटेड किंगडम है, हम उसी तरह अगर साउथ एशिया का कुछ ऐसा बनते। और आज जब इंडिया इतना सारी तरक्की कर रहा है, फिफ्थ मतलब इकोनॉमी से थर्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट में उस सब मिल के पूरे रीजन में अगर ये सारी डेवलपमेंट होगी, पर अब बदनसीबी है कुछ किन लोगों को ये सब चीज़ें हजम नहीं होती हैं, समझ में नहीं आती हैं, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, इन सब आएंगे आपके issues पास पे। वापस, बिल्कुल। स्नेहा, आपके पास आते हैं। आपको आज सिटीजनशिप मिली है आपकी फैमिली को, तो क्या आप कहना चाहेंगे, कितने खुश हैं आप? मैम, बहुत हम अच्छा तो हुआ कि हमको बहुत यहाँ की खुश हैं। सिटीजनशिप मेरा मिल तो गई। अभी जी किशोर जी, थोड़ा आपसे सा आपके पर्सनल पास है। आएंगे। हाँ, स्नेहा से सवाल है जी। स्नेहा, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ की सिटीजनशिप मिल गई। और आगे क्या ड्रीम है आपका? यहाँ पे मैं अभी 11th स्टैंडर्ड में हूँ, तो मेरे को इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करनी है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। ठीक है किशोर जी, लास्ट सवाल आपसे। हमारे पास टाइम बहुत कम है। जो भी लोग आपसे मिलते हैं उनका स्ट्रगल क्या रहता है, और कितने सालों के बाद सिटीजनशिप मिले, उनके बीच का जो टाइम होता है वो क्या स्ट्रगल रहता है उनका? मैम, बहुत सारा प्रोसेस होता है। जैसे लोग यहाँ पे आते हैं और एलटीवी कराते हैं। एलटीवी मींस लॉन्ग टर्म वीज़ा। उसके बाद एलटीवी ग्रांट होती है। एलटीवी ग्रांट हमारी रेस्पेक्टेबल होम मिनिस्ट्री करती है। वो भी जो मतलब बाहर के जो एजेंसीज होती है, वो मतलब पूरी कंफर्मेशन देने के बाद तो इनको एलटीवी ग्रांट की जाती है। और उसके बाद 7 साल का या मतलब जो भी मैरिज डे, तो मतलब जो कहा जाता है 51A, 51E है, 51C है, उसका जो भी एक लीगली प्रोसेस होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का, तो उसके प्रोसेस में होती है। तकलीफ तो होती है। मैं और अच्छा चाहूँगा किशोर कि जी, सरकार एक इसको सवाल, और अच्छे पाकिस्तान से ऑक्युपाइड देखे। कश्मीर को और लेकर अभी जो जो मुद्दा चल रहा है, बार बार बातें की जाती है, पॉलिटिशियंस कहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, वैसे तो है ही, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं पूरे लंबे पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ कि न फिक्स पीओके बल्कि पूरा मतलब जो रीजन है उस पूरे रीजन को होना चाहिए। हम सनातनी लोग हैं, सनातन धर्म से हैं, हम कदीम लोग हैं, हम पे यलगारें किए, हमको कन्वर्ट किया है, हिंदू का जबल मतलब जो ये सब चीजें हुई है, इन सब चीज को हिस्टोरिकली देखना चाहिए। जो यूथ है साउथ एशिया का, जो यूथ है उसको अपने तरीके से स्टडी करनी चाहिए, और सनातनी जो परंपरा है उस सारी चीज को मतलब उस एंगल में लेकर चलना चाहिए। हमारे पास टाइम नहीं है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत ધન્યવાદ। અને આ પાકિસ્તાનથી ભારત આવેલા લોકોની વ્યથા છે, પીડા છે। આજે આખરે એમની આંખોમાં અને ચહેરા પર ખુશી છે, પરંતુ જ્યારે કોઈ એક રાષ્ટ્રને ધર્મનો નશો ચડાવીને, કટ્ટરતાનું અફીણ પીવડાવીને અલગ બનાવવામાં આવ્યું, પરંતુ ત્યારબાદ જે અત્યાચાર કરવામાં આવ્યા એનું જ આજે પરિણામ છે કે લોકો તે દેશ છોડીને ભારત આવવા માટે મથી રહ્યા છે। નમસ્કાર।